हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन रिंग्स के बारे में। इसके लिए हमने क्या किया, एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस लिया, उसको रखा हमने एक प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर। ठीक है, हम मान लेते हैं एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है जो ऊपर से नॉर्मली इसके ऊपर क्या करेगी, फॉल करेगा। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, उसमें से रेज निकलेंगी, लाइट रेज। ठीक है, और नॉर्मली इसके ऊपर फॉल करेंगी। ठीक है, आपको पता है जब हमें किसी रे ऑफ लाइट को नॉर्मली इसके ऊपर फॉल करवाना होता है तब हम क्या लगाते हैं, ऊपर ऐसे ग्लास प्लेट लगा देते हैं 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, ताकि मान लेते हैं ये एस सोर्स है, यहाँ से ये रे ऑफ लाइट्स आ रही हैं। ठीक है, जब हम कह सकते हैं लाइट रेज आ रही हैं, तो वैसे लाइट रेज आती हैं और ऐसे इसके ऊपर क्या कर देती हैं, नॉर्मली इंसिडेंट हो जाती हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये लाइट रेज है और ऐसे ये नॉर्मली इंसिडेंट होती हैं। ठीक है, इसके ऊपर अब देखिए ये एक आपका कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, आपको पता है इसमें से जो कुछ पार्ट है आपका अंदर की तरफ से ऐसे ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, जो ये लाइट रेज आ रही है नीचे की तरफ ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, कुछ पार्ट इसी सरफेस से ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये हम मान लेते हैं आपका आई पीस है। को जो ये आई पीस है इसमें आपको क्या दिखेगा, डार्क और ब्राइट सर्कुलर रिंग्स दिखेंगी। ठीक है, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट आपको सर्कुलर रिंग्स दिखेंगी। ठीक है, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स दिखेंगे आपको, जैसे ये सर्कल है जो कि डार्क है। ठीक है, उसके बाद ये एक आपको सर्कल दिखेगा ब्राइट, फिर आपको एक सर्कल और दिखेगा जो कि डार्क है। ठीक है, फिर आपको एक और सर्कल दिखेगा ब्राइट। ठीक है, फिर आपको एक और दिखेगा डार्क है। मतलब कि ऐसे आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन्हीं सर्कल्स को या इन्हीं रिंग्स को, जो आपको ब्राइट डार्क रिंग्स देखने को मिल रही हैं, इन्हीं रिंग्स को हम क्या कहते हैं, न्यूटन रिंग्स कहते हैं। ठीक है, इन रिंग्स को सबसे पहले किसने एग्जामिन किया था, न्यूटन ने किया था, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, न्यूटन रिंग्स पड़ गया। यहाँ परपेंडिकुलरली या नॉर्मली लाइट रेज पड़ती हैं। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, वो इसके ऊपर फॉलो होती है। यहाँ से कुछ पार्ट अंदर की तरफ ट्रांसमिट हो जाता है, कुछ पार्ट ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है, और हमें ऊपर क्या मिलती हैं, इस आई पीस के ऊपर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, जब लाइट सुपर इम्पोज होती है, कुछ पार्ट नीचे से भी तो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें यहाँ सर्कुलर मतलब कंसेंट्रिक सर्कल्स देखने को मिलते हैं, या हम कह सकते हैं रिंग्स देखने को मिलती हैं, जिनको हम न्यूटन रिंग्स कहते हैं। ठीक है, देखिए आपको क्या पता है कि आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी, या हम कह सकते हैं ब्राइट और डार्क रिंग्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आपको कब ब्राइट रिंग देखने को मिलेगी, कब आपको डार्क रिंग देखने को मिलेगी, ये हम देखेंगे। ठीक है, हम प्रीवियस वीडियोस में क्या करते थे, हम पार्ट डिफरेंस निकालते थे। ठीक है, पार्ट डिफरेंस से ही हमें पता चलता था कि कोई फ्रिंज जो है, जो बैंड जो बन रहे थे, वो डार्क बने हैं या फिर ब्राइट बने हैं। मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस निकालते थे। ठीक है, कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस निकालते थे। ऐसे ही हम इसमें भी मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं फिर से वही सेटअप। ये आपका क्या है, प्लेन ग्लास प्लेट है, इसके ऊपर ऐसे कन्वेक्स लेंस रख रखा है। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई है। ठीक है, इसका जो कुछ पार्ट है अंदर की तरफ, मतलब कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई है। ठीक है, ये आपकी वेज शेप फिल्म की तरह एक्ट करेगी। ये ऐसा लग रहा है ना जैसे वेज शेप फिल्म है, तो ये वेज शेप फिल्म की तरह एक्ट करेगी। और वेज शेप फिल्म जो आपने वीडियो देखी है, तो उसमें आपको पता है कि कुछ पार्ट ऐसे ही अंदर की तरफ आपका ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ट्रांसमिट होता है। ठीक है, और कुछ पार्ट ऐसे ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब कुछ पार्ट यहाँ से भी क्या होगा, ट्रांसमिट होगा नीचे की तरफ। ठीक है, कुछ पार्ट ऐसे ही ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी कुछ पार्ट जो है ऊपर की तरफ ट्रांसमिट हो जाएगा, कुछ पार्ट नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से भी कुछ पार्ट ऐसे ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और नीचे की तरफ ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, आपने ये वेज शेप फिल्म में पढ़ा हो, मैं अलग से ये बना के दिखाऊं। ये वेज शेप फिल्म होती थी आपकी, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई, कुछ पार्ट इसका क्या करता था, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता था, कुछ पार्ट अंदर की तरफ ट्रांसमिट हो जाता था। ठीक है, फिर ये वाली रे ऑफ लाइट का कुछ पार्ट ऐसे ट्रांसमिट हो जाता था, कुछ पार्ट ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता था। अब यहाँ से भी कुछ पार्ट ऐसे नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा, और ऐसे ही फिर से ये चलता रहेगा, कुछ पार्ट ऐसे ट्रांसमिट हो जाएगा, कुछ पार्ट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये दो जो रेज है सुपर इम्पोज करके आपको यहाँ फ्रिंजेस देखने को मिलती थी, ऐसे ही ये दो सुपर इम्पोज करके नीचे हमें फ्रिंजेस देखने को मिलती थी। ठीक है, तो वहाँ हमने वैश्य फिल्म के लिए भी पार्ट डिफरेंस निकाला था। ठीक है, इसी तरह हम न्यूटन रिंग्स के लिए भी यहाँ
मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन निकालेंगे, या हम कह सकते हैं पाथ डिफरेंस निकालेंगे, कब ब्राइट रिंग देखने को मिलेगी, कब डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आपको पता है, आपने निकाल रखा है वेज शेप फिल्म के लिए कि ब्राइट फ्रिंज कब आती है और डार्क फ्रिंज कब आती है। तो यहाँ आपकी वेज शेप फिल्म ही बन रही है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट रेस, ठीक है, जहाँ ट्रांसमिट हो रही हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए, ठीक है, रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए हम कंडीशंस निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद ट्रांसमिटेड सिस्टम के लिए हम निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ब्राइट फ्रिंज के लिए देखते हैं। फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज सबसे पहला हमारा क्या काम है इस वीडियो का, जो ये लाइट सुपर इम्पोज होकर हमें जो मतलब कि ऐसे ये रिंग्स देंगी, तो कब डार्क रिंग मिलेगी, कब ब्राइट रिंग मिलेगी, तो ये आपको पता ही है कैसे हम निकालते हैं। देखिए, ये आपको पता है ये वैज शेप फिल्म है, ठीक है, तो वैज शेप फिल्म के लिए हमने पहले ही निकाल रखा है कंडीशंस को। ठीक है, आपको पता है का जो पार्ट डिफरेंस होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए वो किसके इक्वल होता है, पार्ट डिफरेंस था कि आपका 2μt cos r प्लस अल्फ़ा। ठीक है, यही आपका पार्ट डिफरेंस था जो आपने वैज शेप फिल्म के लिए निकाला था। ठीक है, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो ये वाला पार्ट डिफरेंस है 2μt cos r प्लस अल्फ़ा, ये किसके इक्वल था, ये आपका था ब्राइट फ्रिंज के लिए 2n+1 λ/2 के इक्वल था। ठीक है, ये आपने निकाल रखा है पूरा, ठीक है ना, ब्राइट फ्रिंज के लिए। जी आपने वैज शेप वाली वीडियो देखी हो तो उसमें आपने ये कंडीशन निकाल रखी है, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज के लिए या मैक्सिमा के लिए। ठीक है, इससे प्रीवियस ही वीडियो थी शायद वो वैज शेप फिल्म वाली। ठीक है, तो ये आपने कंडीशन निकाल रखी थी। अब देखिए, हमें पता है कि जब हम नॉर्मली इंसिडेंस करवाते हैं ना प्लेनो कन्वेक्स लेंस के ऊपर, तब हमें रिंग्स देखने को मिलती हैं, यहाँ ब्राइट और डार्क रिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसका मतलब हम जब यहाँ नॉर्मली इंसिडेंस करवाएंगे, नॉर्मली इंसिडेंट करवाएंगे किसको, लाइट रेस को, तब हमें यहाँ ब्राइट और डार्क रिंग्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए फॉर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए जो आपकी ये वैल्यू होती है cos r प्लस अल्फ़ा, वो क्या होती है, किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 2μt इज इक्वल्स टू 2n+1 λ/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं 2t की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 2t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n+1 λ/2 म्यू। ठीक है, ये आपकी एक वैल्यू आ गई, ये एक कंडीशन आ गई आपकी किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए। ठीक है, यहाँ टी क्या है, आपकी थिकनेस है इस फिल्म की थिकनेस है। म्यू आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, इस फिल्म का वैसे तो ये एयर फिल्म ही है एक हिसाब की, तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 नहीं होती है म्यू की, कि म्यू का मतलब कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है ना, तो आप इसको 1 भी मान सकते हो, पर जो आप यहाँ मीडियम मान के चलते हो तो फिर यहाँ म्यू ही हम इसको रखा रहने देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन होगी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन में 1 मान लिया। अब हम डार्क फ्रिंज की कंडीशन निकालते हैं। फॉर डार्क फ्रिंज के लिए आपको जो पार्ट डिफरेंस होता है, जो आपका था 2μt cos r प्लस अल्फ़ा, आपने वेज शेप फिल्म में निकाल रखा है, वो आपका था n लैम्डा के इक्वल। ठीक है, इसके इक्वल ही था। ठीक है, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, फिर से वही बात है कि आपका नॉर्मल इंसिडेंस के लिए कि नॉर्मली जो फॉल कर रही है लाइट, तो उस केस में आपका जो ये cos r प्लस अल्फ़ा है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, 1 के इक्वल होता है, तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2μt इज इक्वल्स टू n लैम्डा। ठीक है, यहाँ से मैं 2t की फिर से वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो आ जाएगा n λ/μ। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशंस हैं कौन से केस के लिए, डार्क के लिए, और ये थी आपकी ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन। अब देखिए, आपको अब क्या करना है, आप देख सकते हो यहाँ आपकी रिंग्स बन रही हैं। ठीक है, ये रिंग्स बन रही है ना, तो इनका कुछ ना कुछ डायामीटर भी होगा। ठीक है, इन रिंग्स का कुछ ना कुछ डायामीटर भी होगा। डायामीटर आपको पता नहीं, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, तो जो लाइन सेंटर में से बिल्कुल पास करती है और सर्कल के दो एंड्स को टच करती है। ठीक है, किन्हीं दो पॉइंट्स को टच करती है सेंटर में से पास होते हुए। ठीक है, उसको हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो इनका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, वो डायमीटर हम निकाल लेंगे न्यूटन रिंग्स का, डार्क के लिए और ब्राइट फ्रिंज के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वो एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस लेते हैं। ठीक है, ये आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस है।
ठीक है, ये हम प्लेनो कन्वेक्स लेंस मान लेते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए डायामीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग, न्यूटन्स रिंग्स। ठीक है, डायमीटर निकालेंगे। तो देखिए ये आपका क्या प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। इसको मैं पूरा, ये तो अभी आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा ही सर्कल का पार्ट ही है एक तरह का, तो इसको मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, पूरा सर्कल बना देता हूँ इसको मैं। ठीक है, ये आपका पूरा एक सर्कल बन गया। ठीक है, ये पूरा सर्कल मान लेते हैं, अच्छे से बना लेना आप। इसका सेंटर कहीं ये है ओ। मान लेते हैं सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, आर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी ये आर ही होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम स्मॉल आर मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हम स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है, हमने जो ये वेज मतलब कि जो कन्वेक्स लेंस था जो ये, ठीक है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इसकी जो थिकनेस थी हमने क्या मानी थी, टी मानी थी। तो ये क्या है, टी है। ये हम पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट आपका डी है, ये पॉइंट आपका ई है, इसको आप सी मान लीजिए। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस आर है तो ये भी आपका आर होगा। अब देखिए यहाँ टी तो आपकी थिकनेस है फिल्म की, ठीक है, और जो आपका ये आर है ये है आपका रेडियस ऑफ न्यूटन रिंग, न्यूटन रिंग का रेडियस है। और कैपिटल आर आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन कन्वेक्स लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस है ना, प्लेन नहीं प्लेनो कन्वेक्स जो ये लेंस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये आर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो कोई भी कर्व है, ठीक है, उस कर्व का सेंटर कहाँ लाई कर सकता है, तो यहाँ लाई करेगा ना इस कर्व का। ये मान लेते हैं ये अकेली कर्व है, इसका जो सेंटर है वो यहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ इस सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। ठीक है, तो ये भी आर होगा। इसको जो हम पूरा सर्कल ही कंप्लीट कर दें तो अब देखिए ये पूरा एक सर्कल है। आपके पास सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, ये वाली लाइन इनटू में ये वाली लाइन, या हम कह सकते हैं ये वाला डिस्टेंस इनटू में ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूँ, मतलब कि ई बी क्रॉस बी डी, ठीक है, ई बी इंटू बी डी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी। ठीक है, ये ई डी यहाँ कैसे बिहेव कर रहा है, एक कॉर्ड की तरह, सर्कल की कॉर्ड होती है ना, तो ई डी कैसे बिहेव कर रहा है, कॉर्ड की तरह। तो ये आपका मतलब की प्रॉपर्टी होती है किसकी, सर्कल की। ठीक है, ई बी की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो वो क्या है, आर है, ई बी की वैल्यू। बी डी की भी वैल्यू क्या है, आर है। ए बी की वैल्यू क्या है, टी है। ठीक है, और इस बी सी की वैल्यू क्या है वह आपको निकालनी है। ठीक है, आपको पता है कि आप इस पूरी वैल्यू में से जो सिर्फ ये बी ए वाली वैल्यू को माइनस कर दो, ठीक है, तो आपके पास सिर्फ ये बी सी की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपका पूरा क्या है, ये आपका पूरा है 2r। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आर है, तो ये मतलब कि पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 2r। 2r में से आपको ये वाला डिस्टेंस माइनस करना है, मतलब कि 2r में से आपको ये वाला डिस्टेंस माइनस करना है। तो ये वाला मतलब कि ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगा 2r माइनस टी आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे डिस्टेंस में से आपने ये डिस्टेंस माइनस कर दिया तो ये वाला आ जाएगा ना। ठीक है, तो इस पूरे में से 2r में से इस टी को माइनस कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई, 2r माइनस टी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, आर स्क्र इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2rt माइनस टी स्क्र। ठीक है, आपकी जो ये थिकनेस है ना टी, ये इस पूरे के कंपैरिजन में, इस पूरे 2r के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी है। ठीक है, ये टी जो है ये पूरे 2r के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो टी स्क्वायर क्या होगा, और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं जो इसकी थिकनेस है टी वो क्या है, 0.1 है। ठीक है, जो आप 0.1 का स्क्वायर कर देते हो तो वो क्या आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। ठीक है, और भी छोटी होगी। ठीक है, इसी तरह थिकनेस जो है बहुत ज़्यादा छोटी है तो उसका स्क्वायर भी बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इस टी को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2rt के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हम 2t की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2t की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये आर आपका क्या है, रेडियस ऑफ न्यूटन रिंग। हमें क्या निकालना है, न्यूटन रिंग का डायमीटर निकालना है। तो ये हमें रेडियस पता होगा तब हम डायमीटर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपका डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस। रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका डायमीटर आ जाता है।
ठीक है। तो हम इसी आर्क की वैल्यू, स्मॉल आर्क की वैल्यू ही निकाल लेंगे ताकि हमारा डायमीटर आ जाए। ठीक है। तो हमने यहाँ से 2t की वैल्यू निकाल ली, वो आके आपकी थर्ड इक्वेशन। आपको ये तो पता नहीं है कि जो ये रिंग्स है इनमें से आपको किस रिंग का डायमीटर निकालना है। आपके पास दो तरह की रिंग्स है ना, एक तो डार्क रिंग है, ठीक है, और एक ब्राइट रिंग है। तो आपको डार्क रिंग का डायमीटर निकालना है या फिर ब्राइट रिंग का, ठीक है। तो हमें अलग अलग तरीके से दोनों का निकालना पड़ेगा, डार्क रिंग का अलग से, ब्राइट रिंग का अलग से। तो बहुत आसान है, आपके पास यहाँ 2t की वैल्यू है ना, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं ब्राइट रिंग का डायमीटर, डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग, ठीक है। ब्राइट रिंग के लिए हमारे पास 2t की वैल्यू क्या है, यहाँ 2n+1 λ/2 म्यू है, ठीक है। तो ब्राइट रिंग के लिए हमारे पास 2t की वैल्यू है 2n+1 λ/2 म्यू है, ठीक है, 2t की वैल्यू। और इक्वेशन नंबर थर्ड से हमारी 2t की वैल्यू क्या है, r²/r। तो इसको मैं r²/r लिख दूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं r की वैल्यू निकाल लेता हूँ। r की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, r λ 2n+1 अपॉन 2 म्यू इज इक्वल टू r² आ गई, ठीक है। r की वैल्यू यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी r इज इक्वल टू अंडर रूट r λ 2n+1 अपॉन 2 म्यू। ये आ गई हमारे पास वैल्यू r की। ये आपका क्या है, रेडियस है ब्राइट रिंग का, ठीक है। बट हमें तो डायमीटर चाहिए। डायमीटर के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो ये r है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, तो आपका डायमीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका क्या आ गया, 2r, क्या आ गया, डायमीटर आ गया, जो कि किसके इक्वल है, 2 × अंडर रूट r λ 2n+1 अपॉन 2 म्यू आ गया, ठीक है। 2r को मैं क्या लिख दूँ, डायमीटर लिख दूँ, d लिख दूँ। ये आपका क्या आ गया, डायमीटर आ गया, जो किसके इक्वल है। इसमें 2 को क्या करता हूँ, इस अंडर रूट के अंदर ले जाता हूँ। जब मैं इस 2 को अंडर रूट के अंदर ले जाऊँगा तो ये 4 बन जाएगा, 4 λ 2n+1 अपॉन में 2 म्यू, इस पूरे का अंडर रूट, ये 2 1 × 2, 2 2 × 4 हो गया, ठीक है। तो आपका डायमीटर किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 2r λ 2n+1 अपॉन में म्यू। यहाँ जो ये d है आपका n के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जो आपका ये d है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, n के ऊपर। n की वैल्यू 0 1 2 3 4 कोई भी हो सकती है, इसका मतलब ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है n के ऊपर। तो इसको मैं dn लिख देता हूँ, ठीक है। n की वैल्यू के साथ साथ ये dn भी चेंज होगा। इसी तरह इसको मैं rn मान लेता हूँ। तो ये था आपका रेडियस ब्राइट रिंग का, ठीक है, और ये डायमीटर ब्राइट रिंग का। तो आपकी जो ब्राइट रिंग्स का हमने जो डायमीटर और रेडियस है वो निकाल लिया है। अब हम बात करते हैं डार्क रिंग की। डार्क रिंग का भी बहुत आसान है, 2t की वैल्यू आपकी यहाँ तक आ रखी है ना, ठीक है। तो अब ये एक 2t की वैल्यू है, ठीक है। एक वैल्यू आप डार्क फ्रिंज के केस में 2t की आपने निकाल रखी है, वो ये है, ठीक है, ये वैल्यू है। इन दोनों वैल्यू को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी डार्क फ्रिंज के लिए, ठीक है। डायमीटर ऑफ डार्क रिंग, मैं कहीं कहीं फ्रिंज बोली जा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ लेना कि मैं रिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ डार्क रिंग, तो आपके पास जो 2t की वैल्यू एक आपके पास क्या आई थी, r²/r, जो हमने निकाल ली है अभी टॉपिक में, ये वाली, ठीक है। और आपके पास एक वैल्यू क्या है, ये रखी है डार्क फ्रिंज के केस में, जहाँ डार्क रिंग की जो हमने कंडीशन निकाल रखी है उस केस में ये आ रखी है, ठीक है। इन दोनों का इक्वेट करना है ना, तो ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू n λ/μ आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, r की वैल्यू निकाल लेता हूँ। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r n λ/μ का अंडर रूट, ठीक है। ये आपका रेडियस आ गया, यहाँ मैं rn लिख देता हूँ। तो ये आपका रेडियस है डार्क रिंग का, ठीक है। डायमीटर के लिए मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2rn आ जाएगा। तो 2 × rn λ अपॉन म्यू आ जाएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई मैं के अंदर ले जाता हूँ तो वो 4 बन जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं 2rn को क्या लिख सकता हूँ, dn, डायमीटर ऑफ द डार्क रिंग, ये रेडियस आ गया, ठीक है। तो ये दो आपका रेडियस भी आ गया डार्क रिंग का और डायमीटर भी आ गया। तो ये था आपका केस किसका, रिफ्लेक्टेड सिस्टम के केस में, ठीक है। रिफ्लेक्टेड सिस्टम में आपके ऐसे हम निकाल सकते हैं डार्क रिंग का डायमीटर और ब्राइट रिंग का डायमीटर, ठीक। जो ये वाला सिस्टम था रिफ्लेक्टेड सिस्टम,
रिफ्लेक्टेड सिस्टम, इसके लिए हमने निकाल लिया क्या, ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशंस और डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन। उसके बाद हमने डायमीटर निकाला है किसका, न्यूटन रिंग का। तो न्यूटन रिंग्स दो तरीके की है, एक तो ब्राइट रिंग और डार्क रिंग, ठीक है। तो ब्राइट रिंग के लिए हमने अलग से डायमीटर निकाल दिया, जो हमारे पास क्या है, ये आया है, ठीक है, और रेडियस भी हमारे पास आ गया। डार्क रिंग के लिए भी हमने डायमीटर निकाल दिया, वो क्या आ गया, 4 lambda बाई म्यू। अब देखिए एक बात और है, जो ये रिंग्स है ना, जैसे कि ये एक सेंट्रल रिंग है, ठीक है, उसके बाद ये एक और रिंग आ गई, ये एक और रिंग आ गई, ठीक है, फिर ये एक और रिंग। तो यहाँ आप देखोगे जैसे जैसे आप रिंग का ऑर्डर बढ़ेगा तो वो जो उनका जो रेडियस है वो कम होता जाता है, ठीक है, जहाँ हम कह सकते हैं उनका जो डायमीटर है वो कम होता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे ऑर्डर इनका बढ़ता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाओगे तो जो ये रिंग्स हैं वो और नैरोअर होती जाएंगी, ठीक है। तो जो न्यूटन रिंग्स हैं वो पास पास होने लग जाती हैं जब भी इन रिंग्स का जो ऑर्डर है वो बढ़ने लग जाता है, ठीक है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, इसको हम ब्राइट रिंग के लिए अलग से प्रूव कर सकते हैं और डार्क रिंग के लिए अलग से प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। देखिए ये आपकी ब्राइट रिंग्स हैं, ठीक है। ब्राइट रिंग्स के लिए हमने रेडियस क्या निकाल रखा था, आर एन इज इक्वल्स टू आर 2n+1 लैम्डा बाय 2 म्यू, यही था आपका, ठीक है। ये आपका रेडियस का फॉर्मूला था ब्राइट रिंग के केस में, ठीक है। यहाँ जो आपका ये फैक्टर है आर, लैम्डा और 2 म्यू, ठीक है, आर लैम्डा बाय 2 म्यू, इसको हम मान लेते हैं के इक्वल है, ठीक है। और आपके पास क्या बचेगा, 2n+1, क्योंकि ये सारा कांस्टेंट है ना, तो इसको हम ए के कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं जो कि हमारा के इक्वल है। तो ये आ जाएगा के इंटू 2n+1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि आपका जो n है वो डिपेंड करता है, मतलब कि आर एन जो रेडियस है वो आपका डिपेंड करता है n के ऊपर, और n की वैल्यू यहाँ हमें पता है कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 अप टू सो ऑन, ठीक है। 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 अप टू सो ऑन ऐसे चलती रहेंगी, ठीक है। देखिए यहाँ हम मान लेते हैं n की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। n की वैल्यू जब 0 है तो मतलब कि आपकी जो फर्स्ट रिंग है, मतलब कि जो ये बिल्कुल सेंटर वाली रिंग है ना, ठीक है, कि इस केस में जो n की वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ n की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। मतलब कि ये वाली रिंग की बात करते हैं, जब n की वैल्यू 0 है इसका मतलब जो ये सेंटर वाला सर्कल है हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो जब n की वैल्यू 0 है तो आपका रेडियस, मतलब ये सेंटर वाली बिल्कुल जो ये सेंटर वाली जो रिंग है इसका क्या आ जाएगा, रेडियस के आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 होगी, ठीक है, +1 बचा, 1 का √1 नहीं होता है, तो आपके पास क्या आ गया जी। आप आर की वैल्यू 1 रखते हो, ठीक है, यहाँ आप 1 रखो तो आपके पास क्या आ जाएगा, √3k। जब आप यहाँ आर की वैल्यू 2 रखोगे तो आपके पास आ जाएगा √5k, ठीक है। आर की वैल्यू 3 रख देते हैं तो √7k, अप टू ऐसे चलता रहेगा अप टू सो ऑन, ठीक है। बस ये वैल्यूज आ गई हैं, रेडियस आ गया R0, के आ गया, R1 की वैल्यू ये आ गई, R2 की वैल्यू ये आ गई, R3 की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, रेडियस निकालना है रिंग्स का, ठीक है। जब मैं फर्स्ट रिंग का रेडियस निकालूँ वो क्या आएगा, R1 माइनस R0, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, √3 - 1 इंटू के, ठीक है। इसी तरह आप R2 माइनस R1 करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, √5 - √3k, ठीक है। ऐसे ही आप अगली रिंग का रेडियस निकालते हो तो R3 माइनस R2 निकालोगे, वो क्या आ जाएगा, √7 माइनस √5 इंटू के, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यूज रख रहे हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, ठीक है, आपका ऑर्डर बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो रिंग्स हैं उनका जो रेडियस है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। रेडियस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब जो न्यूटन रिंग्स हैं वो पास पास आने लग जाती हैं जब भी रिंग का ऑर्डर बढ़ता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, सो न्यूटन रिंग्स comes closer and closer with increase of order of rings, ठीक है। ऐसे ही मैं डार्क फ्रिंज का निकाल सकता हूँ, डार्क फ्रिंज नहीं, डार्क रिंग्स का हम निकाल सकते हैं, मतलब कि प्रूव कर सकते हैं कि उनके केस में भी ऐसा ही होता है, जब भी ऑर्डर बढ़ता है रिंग्स का, जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता है कि उनका जो रेडियस है वो कम होने लग जाता है, ठीक है। तो वो भी निकाल लेते हैं। जैसे आपके पास R n की वैल्यू क्या थी डार्क रिंग्स के केस में, वो आपकी आई थी 4 lambda बाय म्यू, ठीक है। ये 4 नहीं है यहाँ, वो तो डायमीटर हो गया ना, ये यहाँ 4 आ जाता है, तो 4 नहीं है यहाँ, ठीक है। यहाँ सिर्फ lambda बाय म्यू है, ठीक है। तो lambda बाय म्यू को हमने यहाँ k डैश मान लेते हैं, चलिए।
ठीक है, और यहाँ बचेगा आपके पास सिर्फ √n बचेगा, ठीक है। तो यहाँ n की वैल्यूज रखते रहते हैं। जी आप n की वैल्यू 0 रखते हो तो आपके पास Rn की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जी आप n की वैल्यू 1 रखते हो तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, k डैश वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, Rn की, ठीक है। जी आप n की वैल्यू 2 रखते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब रेडियस क्या आ जाएगा सेकंड रिंग का, वो क्या आ जाएगा √2k डैश। ऐसे आप R3 की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू 3 रखते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा √3k डैश, ठीक है। तो आप मतलब कि फर्स्ट रिंग को निकालना है तो R2 डैश माइनस R1 डैश करोगे, वो क्या आ जाएगा √2 माइनस 1k डैश, ठीक है। जी आप दूसरी रिंग का निकालते हो रेडियस तो R3 माइनस R2 डैश करोगे तो आपके पास आ जाएगा √2k डैश। ऐसे आप अप टू सो ऑन आप करते जाओगे तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप आगे रिंग्स का रेडियस निकालते जा रहे हो वैसे वैसे ही वो रेडियस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ रिंग्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, रिंग्स आगे अगली से अगली रिंग का अगली से अगली रिंग का आप रेडियस निकालते जा रहे हो तो वो कम आएगा, ठीक है। मतलब कि जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे वैसे वैसे ही आपका जो रेडियस है वो कम होता जाएगा, मतलब कि जो रिंग्स है वो पतली होती जाएंगी, या हम कह सकते हैं नैरोअर होती जाएंगी, वो पास पास आने लग जाएंगी, ठीक है। जैसे कि ये पहली रिंग है, ठीक है, ये आपकी दूसरी रिंग है, ये आपकी तीसरी रिंग है, ये जो और पास आ गई, ये चौथी रिंग और पास आ गई, ठीक है, पांचवी रिंग ऐसे और पास आ गई, मतलब कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा, ये डिस्टेंस, ठीक है, रेडियस क्योंकि कम होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि जो न्यूटन्स डार्क रिंग्स हैं कम्स क्लोजर एंड क्लोजर विद इंक्रीज ऑफ ऑर्डर ऑफ रिंग्स, ठीक है। तो ये हमने रिफ्लेक्टेड सिस्टम के केस में निकाला है, क्या निकाला है, डायमीटर निकाला है हमने, ठीक है, डायमीटर निकाला है ब्राइट और डार्क फ्रिंज के लिए, जहाँ हम कह सकते हैं ब्राइट और डार्क रिंग्स के लिए रिफ्लेक्टेड सिस्टम के केस में, ठीक है। और हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि रिफ्लेक्टेड सिस्टम के केस में जो डार्क और ब्राइट दोनों जो रिंग्स हैं जैसे जैसे उनका ऑर्डर बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो पास पास आने लग जाती हैं, ठीक है। तो ये था आपका न्यूटन रिंग्स के बारे में इन दी रिफ्लेक्टेड सिस्टम, ठीक है। तो अगले केस में हम मतलब कि अगली वीडियो में ट्रांसमिटेड सिस्टम के बारे में बात करेंगे। उसके लिए भी हमने जो ये कंडीशंस निकाली है ना, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए ये कंडीशन निकाल ली है, डार्क फ्रिंज के लिए हमने ये कंडीशन निकाल ली है, तो यही हम कंडीशंस अगली वीडियो में ट्रांसमिटेड सिस्टम के लिए भी निकालेंगे।